गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों में भूमिका। महात्मा गांधी वो नाम है जिसके लिए पूरा विश्व एक तरह से उन्हें बहुत ही सामान्य नज़रों से देखता है, और अहिंसा का जो दोबारा से जो चलन उन्होंने किया है और जो अपने सत्याग्रह के जो प्रयोग किए उससे वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, आज भी किसी का अगर अहिंसा के रूप में महात्मा बुद्ध के बाद एक तरह से देखा जाए, जैन के ने और महात्मा बुद्ध के बाद अगर नाम देखा जाए तो महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, इसलिए उनको महात्मा भी कहा जाता है एक तरह से। ठीक है, तो किस तरह से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर अपने लोगों का साथ दिया था, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका दौरा किस लिए और कब हुआ, अगर हम इस बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्रवाई की देखभाल के लिए महात्मा गांधी को नियुक्ति मिली थी। ठीक है, और इसी कारण अप्रैल 1893 ईस्वी में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी जी ने प्रस्थान किया। दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त रंग भेद की नीति ने उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया था। अश्वेत लोग रेल के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते थे, यदि कोई चढ़ भी जाता था तो उन्हें धक्के मारकर नीचे उतार दिया जाता था। गांधी को भी प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी दूसरे डिब्बे में जाने की बात कही गई थी। जब गांधी डरबन से विक्टोरिया के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में तरह तरह से अपमानित होना पड़ा। 1893 में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें पीटर मार्टिन्सबर्ग के स्टेशन पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से उतार दिया गया। गांधी के आदेश न मानने पर पुलिस कांस्टेबल को बुलाकर उन्हें जबरदस्ती रेल के डिब्बे से बाहर कर दिया गया और उनके सामान को भी फेंक दिया गया। इस घटना का गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का और इन लोगों को इस अन्याय से छुटकारा दिलाने के लिए अपना एक प्रण ले लिया। अब अगर हम बात करें उनका अगला जो कार्य था वो था वहाँ पे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। 22 अगस्त 1894 ईस्वी में प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के तथा रंगभेद की नीति के विरुद्ध काम करने के लिए गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सके। इसके अलावा एशियाटिक कानून संशोधन अधिनियम के विरुद्ध भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। वह क्या था? प्रवासी भारतीयों व एशिया महाद्वीप के अन्य देशों के निवासियों के लिए हितों की रक्षा के लिए तथा उनके विरुद्ध बनाए गए कानूनों को सही करवाने के लिए 3 सितंबर 1894 ईस्वी को नटाल लॉ सोसाइटी के विरोध के बावजूद नटाल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ इन सब के हितों के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर एशिया के मूल के जो लोग रह रहे थे उन सब की वहाँ पे क्या पहले पैरवी नहीं हो पा रही थी, तो महात्मा गांधी ने उनकी पैरवी के लिए नटाल लॉ सोसाइटी के अंदर यानी नटाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे तैसे करके दाखिला ले लिया। हालांकि नटाल लॉ सोसाइटी ने इनका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश करने में सफल रहे और वहाँ पर जाकर उन्होंने एशिया मूल व भारतीय प्रवासियों की आवाज़ को वहाँ पर उठाया। फिर उनका जो कार्य था वह था भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना। 1899 ईस्वी में बोर युद्ध के आरंभ होने पर युद्ध में घायल लोगों की मदद के लिए 17 अक्टूबर 1899 ईस्वी को भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी गई।
18 अक्टूबर 1901 को भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका से वापस उन्होंने प्रस्थान किया, पर ये वादा दे के गए वहाँ पर कि सेवा की आवश्यकता पड़ने पर दक्षिण अफ्रीका वापस लौट जाएंगे। ये आश्वासन गांधी जी ने उनको दिया था। 27 दिसंबर 1901 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में, भारत का जो कोलकाता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें दक्षिण अफ्रीका के ऊपर प्रस्ताव पास कराया कि वहाँ पर जो भी लोग सही ढंग से नहीं रह पा रहे हैं, उनके आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर यहाँ से सहायता दी जाए। 20 नवंबर 1902 ईस्वी को प्रवासी भारतीयों के आधार पर प्रवासी भारतीयों के लिए उन्होंने जब वापस बुलाया प्रवासी भारतीयों ने, तो उनके लिए दक्षिण अफ्रीका वापस कब गए थे? 20 नवंबर 1902 ईस्वी को। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। सन 1903 ईस्वी में भारतीय प्रवासियों की मांग को मनवाने के लिए ट्रांसवाल के अंदर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करवाई थी महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा वहाँ पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार भी चलाया। जो अखबार चलाया उसका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन अखबार। तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सा अखबार चलाया था, तो उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालना शुरू किया गांधी जी ने, क्योंकि वह समझते थे कि यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता लगेगा तो एक दिन उनका दिल जरूर पिघलेगा। और इस अखबार के द्वारा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों व एशिया के अन्य देशों के प्रवासियों के साथ हो रहे अन्याय को दुनिया के सामने लाने लगे। ठीक है। तो 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रबंधक का काम भी उन्होंने संभाला और अखबार को निकाला, और वहाँ पर जो भी अत्याचार हो रहे थे, जो भी अन्याय हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उन्होंने शुरू किया अखबार के द्वारा, और लोगों के सामने ये चीज़ें लेके आए। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक फिनिक्स फार्म की स्थापना करी थी। फिनिक्स फार्म क्या था? महात्मा गांधी ने दिसंबर में 1904 ईस्वी को फिनिक्स फार्म की स्थापना करी थी। गांधी जी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके डरबन से 13 मील दूर फिनिक्स जगह पर पहले 20 एकड़ फिर बाद में 80 एकड़ ज़मीन ली और वहाँ पर इस आश्रम की स्थापना करी। इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य यह था कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय प्रवासी पीड़ित हैं, वह वहाँ आकर अपनी पीड़ा महात्मा गांधी को बता सके, ताकि उसके विरोध में कोई कार्रवाई की जा सके। यानी महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कब करी थी? 1904 में, नवंबर-दिसंबर 1904 के अंदर फिनिक्स फार्म की स्थापना करवाई, क्योंकि जो भी लोग थे उनको एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए था अपनी समस्या को रखने के लिए। ठीक है। उनकी सारी समस्या को, क्योंकि पूरे दक्षिण अफ्रीका में तो वो घूम नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, फिनिक्स के अंदर एक जगह पे अपना आश्रम बनवा लिया और वहाँ पर लोगों से उनकी समस्याओं को बारे में सुना करते थे। और वहाँ पर उनको सत्याग्रह किस तरह से करना है, एक तरह से उसकी ट्रेनिंग दी जा रही, उनकी अपने केस की स्टडी करने के लिए, और उनका क्या क्या विरुद्ध अत्याचार हो रहा है उसके किस तरह से मांग उठाई जा सकती है और उसको न्याय दिलाया जा सकता है, उसके लिए वह काम करते थे फिनिक्स फार्म के अंदर। इसके अलावा उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। सन 1906 ईस्वी के बाद दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की आर्थिक हालत ख़राब हो गई थी, और इसमें सुधार लाने के लिए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। इसमें उन्होंने अपने दोस्त जर्मन शिल्पकार कालेनबाग की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की समस्या को सुलझाया गया, और इस फार्म को भारत से भी काफ़ी पैसा भेजा गया, जिनमें टाटा ने 25,000 रुपये, कांग्रेस, मुस्लिम लीग व हैदराबाद के निज़ाम ने भी आर्थिक सहायता की। और इसी के चलते 1908 ईस्वी में 2 माह की सज़ा भी गांधी जी को भुगतनी पड़ी थी। लेकिन
कि जो अपने सत्याग्रही वो हैं और उनके परिवार की वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें कुछ सहायता करने के लिए अपने दोस्त कॉलन बेक, जो कि जर्मन शिल्पकार था, के मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की समस्या को उन्होंने सुलझाया, उनको वहाँ पर काम दिया। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके अलावा उन्होंने किससे मदद ली? टाटा जी से, भारत से के अंदर से भी मदद ली, जिसमें टाटा ने 25,000 रुपये दिए थे, प्लस कांग्रेस, मुस्लिम लीग व हैदराबाद के निजाम ने भी काफ़ी आर्थिक सहायता उनको पहुँचाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो उनका कार्य था वहाँ पे, ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश का विरोध। सितंबर 1906 को पैसिव रेजिस्टेंस आंदोलन का आरंभ अर्थात सत्याग्रह का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक सत्याग्रह का पहला प्रयोग 11 सितंबर 1906 ईस्वी को स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक सोसाइटी के विरुद्ध किया गया। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये देंगे कि 11 सितंबर 1906 को स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक सोसाइटी के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहला प्रयोग सत्याग्रह का किया गया था। और उसके बाद 1907 में काले कानून के विरुद्ध भी सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा गैर ईसाई विवाह को न मानने के खिलाफ आवाज़ उठाना। महात्मा गांधी ने सन 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक कानून पास हुआ जिसमें गैर ईसाई विवाह को खारिज कर दिया गया, और इससे जितने भी एशिया और अफ्रीका मूल के गैर ईसाई लोग थे उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने इस कानून के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। 1913 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इस कानून को ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी काफ़ी बड़ी जीत थी, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें ये जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके लिए भी काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन कंटिन्यू अपने सत्याग्रहों से के आंदोलन से उन्होंने, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया और उन्होंने यह कानून वापस लिया। अब हम बात कर सकते हैं महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका के अंदर योगदान किस तरह से रहा था। अगर हम बात करें तो इस तरह से गांधी को अपने भीतर एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व एवं संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का मौका दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिला, और वह दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीय और काले लोगों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने प्रत्येक दमन का डटकर मुकाबला किया और किसी भी परिस्थिति से समझौता करने से इनकार करते रहे। यहाँ पर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में एकता के विचार को आत्मसात किया। सत्य और अहिंसा के अचूक हथियारों का पहली बार सफल परीक्षण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास गांधी के जीवन में एक राजनीतिक प्रयोगशाला साबित हुई, जहाँ वे सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग करते रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर काफ़ी सुधार करवाए, और दक्षिण अफ्रीका ही वह जगह थी जहाँ से महात्मा गांधी के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हुआ कि उन्होंने भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए जो सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे, उसकी नींव, यानी एक तरह से वो प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। वहाँ पर वो पहले ही ये सारे प्रयोग कर चुके थे, और उन प्रयोगों को वहाँ पर भारत के अंदर आने के बाद उन्होंने किया, और उसमें वह काफ़ी सफल रहे।